बैक टू द स्टडी पाथ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पिछले टॉपिक में बताया था कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, उसको लॉन्च किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ थे। लेकिन उसमें जो स्वराज अटेन करना चाहते थे महात्मा गांधी जी, उसके विजन्स ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं थे। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जैसे अलूरी सीताराम राजू जी थे, उन्होंने मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर ली थी आंध्र प्रदेश के अंदर, जो गोदाम हिल्स है। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की थी ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। फिर अल्टीमेटली वो सक्सीड भी नहीं हो पाए थे उस चीज़ को लेकर। लेकिन महात्मा गांधी जी स्वराज में सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वो लागू करना चाहते थे, उसमें वो वायलेंस नहीं क्रिएट करना चाहते थे, मतलब हिंसापूर्वक वो लोगों से नहीं लड़ना चाहते थे। वो उनका सिर्फ मेन मुद्दा था कि ब्रिटिशर्स को किसी भी ना किसी तरीके से अपनी बात को मनवाना और उनको वहाँ से, इंडिया से हटा देना। लेकिन जो विजन्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश में ट्राइबल पीपल्स की अलग डिमांड थी। सिमिलरली जो कुछ प्लांटेशन वर्कर्स थे, क्योंकि आज का टॉपिक स्वराज इन द प्लांटेशंस है, तो इधर क्या था कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी थे, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनको ट्राइबल पीपल्स नहीं समझ पा रहे थे। रीज़न क्या था? क्योंकि स्वराज जो उन्होंने बोला था ब्रिटिश से आज़ाद होने के लिए, उसमें वो सारे गोल्स क्लैरिफाई नहीं थे। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स काम किया करते थे आसाम के अंदर, अब देखिए वो प्लांटेशन वर्कर हुआ कौन करते थे एक्चुअली, ये एक तरीके के स्लेव्स हुआ करते थे। और स्लेव्स भी वो हुआ करते थे जिन्हें ब्रिटिशर्स टी आसाम में चाय को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे। तो यहाँ से चाय ले जाया करते थे और चाइना में जाकर टी का ट्रेड किया करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे। तो वो साउथ अफ्रीका से स्लेव्स को पकड़ लाया करते थे, बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं। तो वो साउथ अफ्रीका से उनको पकड़ के लाते थे और आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स को प्लांटेशन को दे दिया करते थे। प्लांटेशन लैंड जो मालिक हुआ करते थे उनको बेच दिया करते थे। और ये जो वर्कर्स हुआ करते थे, ये उस प्लांटेशन, मतलब जहाँ चाय के बागान हुआ करते थे, वहाँ से वो कहीं मूव नहीं कर पाते थे। वो सिर्फ उनको इतना ही था कि वो प्लांटेशन में काम कर सकें, टी प्लांटेशन में। तो उनके लिए एक बाउंडेशन कर दिया। जैसे सपोज़ करो कि आपको एक घर में बंद कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इस घर से मूव नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपका सिर्फ मेन गोल ये होगा कि आप कैसे भी ना कैसे करके उस घर से निकलने की कोशिश करोगे। तो सिमिलरली जो टी प्लांटेशन में मतलब काम किया करते थे, वहाँ जो वर्कर्स हुआ करते थे, वो उसी एरिया के अंदर एनक्लोज थे और वो किसी भी गांव में मूव नहीं कर सकते थे, सिर्फ़ और सिर्फ चाय के बागानों के अलावा। तो उनको काफ़ी ज़्यादा 18-18 घंटे उनको मेहनत करनी पड़ती थी। अब देखिए ये इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था 1859 में, उसमें ये बताया गया था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं आसाम के अंदर, वो अपने गार्डन्स को, टी गार्डन को, उनकी परमिशंस के बिना नहीं छोड़ सकते, वो अपने मालिक की परमिशन के बिना नहीं छोड़ सकते। और उनको ऐसी परमिशन बहुत ही कम मिलती थी कि वो अपने गांव वगैरह वापस चले जाएं। अब जब उन लोगों ने जब महात्मा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो काफ़ी लोगों के अंदर आक्रोश था ब्रिटिशर्स को पहले से ही लेकर। और ख़ासकर उनके जो प्लांटेशंस के जो लैंड मालिक हुआ करते थे, ओनर, उनके खिलाफ़ उनको ज़्यादा बगावत थी। उनको आक्रोशित थे कि वो किसी भी ना किसी तरीके से इस टी प्लांटेशन वाले काम से आज़ाद हो जाए। तो जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो उनको लगा कि इस तरीके से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें महात्मा गांधी जी को सपोर्ट करना चाहिए उनके इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो उन्होंने क्या किया, सारी अथॉरिटीज़ जो थी प्लांटेशन वर्कर्स की, और प्लांटेशंस की जो अथॉरिटीज़ थी कि वो नहीं निकल सकते, उन्होंने वो सारी तोड़ी। और अल्टीमेटली उन्होंने जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उनको डिफाई करते हुए मूव ऑन करते चले गए। लेकिन उनकी किस्मत में ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। बाद में हुआ क्या कि वो रेलवे लाइन जहाँ से वो अपने विलेज जा सकते थे, वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन जो पुलिस थी, ब्रिटिशर्स की जो पुलिस जो बना रखी थी ब्रिटिशर्स ने, पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया और उनको खूब मार पिटाई कर वापस से, बहुत गंदी तरीके से मारपीट करके उन्हें वापस टी प्लांटेशन में काम करने के लिए भेज दिया। तो यहाँ पर क्योंकि स्वराज के जो विजन्स थे वो ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने वायलेंस वाली मूवमेंट को तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ रीज़न ही यही था कि जो विजन्स थे कांग्रेस के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर, वो ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं थे। तो जो स्वराज था, है ना,
स्वराज की सबकी अपने अपने अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था अलूरी सीताराम, राजू बाबा, रामचंद्र, तो सबकी नज़रों में स्वराज का मतलब सिर्फ अपने अपने लिए था कि वो किसी भी ना किसी तरीके से अपने आप को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करा लें। लेकिन सबको ये नहीं पता था कि इसका विजन में सिर्फ वायलेंस नहीं करनी है, लेकिन सब लोग जो थे वो हिंसक पूर्वक थे, मतलब वो नॉन वायलेंस मूवमेंट को मेथड अपना ही नहीं चाहते थे, वो वायलेंस से मतलब ब्रिटिशर्स को घदेड़ना चाहते थे। जब ट्राइबल पीपल्स बहुत ज़्यादा सफ़र में थे, ट्रबल्स में थे, उनको लग रहा था कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तब उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने महात्मा गांधी जी के खूब ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए और बोला कि हम स्वतंत्र भारत की तरफ मूव करेंगे। उन्होंने ऑल इंडियन एजिटेशन की भी बात की इसमें, जिसमें यह था कि वो स्वतंत्र भारत मतलब कि भारत पर कोई भी ब्रिटिश शासक का राज नहीं चलेगा, सिर्फ इंडियन पीपल्स जो होंगे वही राज करेंगे। तो ये सब कुछ इतना ज़्यादा आक्रोशित हो गया कि बस पूछो मत, कि ज़्यादा वायलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ महात्मा गांधी जी जो थे, उनको लगा कि यार सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो था, मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 टू 22 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू किया, उस मूवमेंट में यही था कि कैसे भी ना कैसे करके इस मूवमेंट को जो है हम विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है कि हम वायलेंस से नहीं, हम नॉन वायलेंस के मेथड से स्वराज को अटेन करना चाहते हैं। तो उनको लगा इतनी ज़्यादा मतलब मारपीट और लड़ाई चल रही है और पुलिस जो है वो लोगों पर अत्याचार कर रही है, तो इन्होंने क्या किया, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास किया था उसे 1922 के अंदर वापस ले लिया। देखिए 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था, फिर 1922 में महात्मा गांधी जी को लगा कि अभी लोग अभी सक्षम नहीं हैं ब्रिटिशर्स से लड़ने में और बिना वायलेंस के, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को वापस ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कांग्रेस लीडर जो थे इस मास स्ट्रगल के अंदर, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टायर्ड हो चुके थे। तो उनको लग रहा था कि अब कैसे भी ना कैसे करके हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जो कि 1919 में ब्रिटिशर्स, जिसमें कुछ मेंबर्स ब्रिटिशर्स के थे और कुछ इंडियंस थे, लेकिन ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली ज़्यादा थे, इसलिए जो भी बात मनवानी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1919 में आया, उसमें वो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जाना चाहते थे। वो जाना चाहते थे इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि अब इस नॉन कॉपरेशन वाले मूवमेंट से तो कुछ नहीं हुआ, यदि हम सत्ता में आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ तो हम ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करेंगे, पिटिशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात माने और हमें थोड़ी इस तरीके से आज़ादी को दें। लेकिन कुछ लोग जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ की इस काउंसिल में, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस लीडर्स तो मतलब चाहते थे कि साहब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में जाएं और फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि हमारी बातों को मानो और हमें इस तरीके से काम करने दो। लेकिन कुछ लोग इसके पक्के विरोध में थे, उनको पता था, जैसे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने इस काउंसिल का पूरी तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा यार इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हम चाहे कितना ही ब्रिटिशर्स के सपोर्ट कर लें या ब्रिटिशर्स के शासन में रह काम कर लें, ये इनको जो करना है वो अपनी मन की मर्जी करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि हम काउंसिल पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 को नहीं ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पिरेशनल लीडर्स थे, यानी कि यंग लीडर्स थे, जिन्होंने, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने कहा यार इस तरीके से काम तो नहीं चलेगा, हमें क्या करना चाहिए, एक रेडिकल मास एजिटेशन करना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से हमें ब्रिटिशर्स का विरोध करना चाहिए और हमें किसी भी मेथड से उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो इन्होंने एक स्वराज पार्टी फॉर्म करी, जो कि मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। और इनके मेंबर्स के नाम क्या थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए ये सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा डिबेटिंग फैक्टर बन चुका था। एक तरफ तो इंडियन काउंसिल पॉलिटिक्स थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, और एक तरफ थी स्वराज पार्टी 1920 में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक सबसे बढ़िया कारण ये और हो गया कि मतलब जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको और ज़्यादा बल मिल गया, लोगों का सपोर्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि 1926 में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो आपको पता होगा यूएसए के अंदर 1930 में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। और सिमिलरली 1914 से लेकर 1918 में वर्ल्ड वॉर चली थी। तो हुआ क्या कि 1926 में एकदम से एग्रीकल्चर्स के जो प्राइजेस थे वो कम हो गए एकदम से। और क्या हुआ कि इतने ज़्यादा कम हो गए और एक्सपोर्ट वो कर नहीं पा रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स को वो टैक्स पे करते थे वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उनका हार्वेस्ट उनके पास ज़्यादा हो चुका था और वो बाहर कंट्रीज़ में सप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो अल्टीमेटली क्या हुए थे, फेल हो गए थे, किस चीज़ को लेकर, रेवेन्यू को जनरेट करने में, यानी कि पैसा बनाने में और टैक्स को चुकाने में ब्रिटिशर्स के लिए। तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा दबाव आ रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू कि उनको टैक्स को पे किया जाए।
अब देखिए इस नई टॉरी गवर्नमेंट जो ब्रिटिश, अब देखिए यहाँ पर क्या था, अब इसके एक बिहाइंड में, बैक बिहाइंड में, यहाँ तक इतनी सारी हिंसा तो चली रही थी। अब जो ब्रिटेन के अंदर कुछ चर्चा चल रही थी कि हम एक ऐसा स्टैचुअरी कमीशन बनाए। अब देखिए यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है और कुछ लोगों ने बिल्कुल अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस टॉरी गवर्नमेंट के विरोध में खड़े होने के लिए ब्रिटेन के अंदर, मतलब जो ब्रिटेन थी वहाँ पर क्या है, एक नया ही राज चल रहा था। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 तो है, हम एक काम करते हैं क्यों ना साइमन कमीशन बन सेटअप करें। तो जॉन साइमन जो थे उनके नाम पर ये साइमन कमीशन रखा गया था। तो जो जॉर्ज साइमन थे वो आ रहे थे और उनके साथ में जितने भी मेंबर्स थे वो ये देखने के लिए आ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, मतलब जो इनका स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, वो किस तरीके से चल रहा है, तो हम लोग फ्रेम करेंगे दोबारा से लॉस। तो यहाँ पर क्या था कि एक भी मेंबर इंडियंस नहीं था, सारे मेंबर जितने भी थे वो कौन कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इस कमीशन के विरोध में काफ़ी लोग जो थे उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा कि इस तरीके से तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग हमारे इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आ रहे हैं और इसमें एक भी मेंबर इंडियंस का नहीं है, तो ये हमारी राय को कैसे रख पाएंगे। तो इसका काफ़ी ज़्यादा, अब जब 1928 में साइमन कमीशन, मतलब जॉन साइमन जी आ रहे थे इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन है, तब जॉन साइमन जी आए तो खूब सारे जोर जोरों से नारे भी लगे, गो बैक साइमन, है ना, ब्लैक झंडे लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब यहाँ से आप चले जाओ, यहाँ मत आओ इंडिया के अंदर, है ना। ऐसे ही क्या हुआ कि जितनी भी पार्टीज थी, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग्स, दोनों ने बढ़ चढ़ कर डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब दोनों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर कि हम कैसे भी ना कैसे करके इस लॉर्ड इरविन, जो कि जॉन साइमन कमीशन था, इसको हम कैसे भी कैसे करके इसको यहाँ से हटा दें। अब देखिए इस एफर्ट में, इन एफर्ट टू विन देम ओवर the viceroy, Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominant status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss future constitution. अब देखिए यहाँ पर जॉन साइमन कमीशन जब आए थे, पहले मैंने आपको ये लाइन इसलिए पढ़ के बताई कि आपको पता पड़ जाए कि मैं कहाँ चल रहा हूँ बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि साइमन कमीशन का खूब सारा प्रोटेस्ट हुआ, फाइनली कुछ काम बना भी नहीं, लेकिन यहाँ पर लाला लाजपत राय जी की मौत हो जाती है, क्योंकि इस बुक में आपको नहीं दे रखा है, उनको काफ़ी ज़्यादा लाठियाँ पड़ जाती हैं पुलिस की वजह से। लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और पुलिस इन पर डंडे बरसा रही थी, तो इसमें लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1928 में ये लोग सक्सीड तो जाते हैं, जॉन साइमन कमीशन कुछ नहीं कर पाता है इंडिया के अंदर आके। फिर उसके बाद 1929 में लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे इंडिया के अंदर उस टाइम पर, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखते हैं और इसमें हम ये बताएंगे कि इंडिया को हम किस तरीके से डोमिनेंस स्टेटस दे सकते हैं, जो कि उसका, और कैसे हम उसको, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो फिर सेटिस्फाई नहीं थी। उनका मानना था कि हमें पूरी तरीके से, मतलब कैसे भी करके इन लोगों से बिल्कुल आज़ादी पानी है। तो जो रेडिकल्स थे, मतलब जो चाहते थे कि भाई पूरी तरीके से, कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गए। इन्होंने कहा कि यार ये कौन होते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रपोज करने वाले, हमें कैसे डोमिनेंस स्टेटस मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलना चाहिए। तो इस वजह से कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इससे, लॉर्ड इरविन के पैक्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो थे, है ना, उनकी प्रेसिडेंसी में, मतलब आईएनसी के मेंबर थे उस टाइम पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू। और इसका सेशन जो हुआ था वो लाहौर के अंदर हुआ था, है ना, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। उसमें ये डिमांड करी गई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया को, इंडिया के अंदर। तो 26 जनवरी 1930 में हम इसी दिन को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर भी मनाते हैं, जब पीपल्स ने, जब वहाँ के लोगों ने शपथ ली थी इस सेशन के अंदर, लाहौर सेशन के अंदर, कि हम ये शपथ लेते हैं कि हम इंडिया को पूरी तरीके से आज़ाद करा कर रहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाकर ही रहेंगे। इस सेलिब्रेशन को काफ़ी ज़्यादा लिटिल अटेंशन मिली, क्योंकि यार सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही तो वो ये लोग बात बोल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको आज़ादी तो नहीं मिल पाई थी। तो इसकी तरफ लोगों की अटेंशन बहुत ही कम गई और महात्मा गांधी जी को इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को और उभारने के लिए, फ्रीडम को कोई और नया मेथड अपनाना था, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कॉन्क्रीट मुद्दा ढूंढना था कि कैसे हम लोगों को एक साथ करें, फाइनली इनको यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटाएं। अब बाय द वे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं अगले टॉपिक में ही कवर करूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।